हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज। वेलकम करता हूं आप सभी का क्लास 10th के इस सैंपल क्वेश्चन की डेडिकेटेड वीडियो सीरीज पर। आज के दिन हम लोग सेक्शन डी पे काम करने वाले हैं और सेक्शन डी से पहले हम ऑलरेडी सेक्शन ए, बी और सी पे काम कर चुके हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। मैं उसको कमेंट बॉक्स पे भी पिन कर दूंगा। तो आज हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो सेक्शन डी पर है। सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। इंटरनल चॉइसेस के बारे में हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने इस सीरीज को। जो सेक्शन डी पे फर्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ए पार्ट मींस इसमें इंटरनल चॉइसेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वेशन वन में लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक, और जब हम इसकी टेबल बनाएंगे तो x एंड y, और आपको पता है एक बार हम लोग 0x को लेते हैं और एक बार हम y को लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी पड़ता है हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे ही हमने x को 0 लिखा तो y की वैल्यू हमारे पास 3/2 आई, और y को अगर 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, एंड सेम सिनेरियो इक्वेशन नंबर 2 पे जब हम काम करेंगे तो इट विल बी लाइक 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। ऐसे करने से थोड़ा हमें इजीनेस हो जाएगी। तो अब हम इसको अगेन इसको भी टेबल फॉर्म पे लिखेंगे और हमारे पास x एंड y की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। x फर्स्ट केस में हम लोग 0 रखेंगे और एक बार केस में y 0 रखेंगे। तो जैसे ही हमने x को हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3, एंड जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 रखी तो वैसे ही केस में हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा इजी करनी पड़ेगी और थोड़ा क्लैरिटी के साथ कीजिएगा। अब क्योंकि उसने हमसे बोला ग्राफिकली इसको मेंशन करना है, तो हम बोलेंगे लेट सपोज a पॉइंट इज, या a इज अ सॉल्यूशन, a पॉइंट b। पॉइंट्स हम इस साइड में लिखेंगे पॉइंट्स a is 0, 3/2. 3/2 we can know 1.5, and points A and B पॉइंट हमारे पास है 3, 0। ठीक है, ये हमारे पास लाइन 1 के लिए है। लेट L1 मींस लाइन। ठीक है, लेट L1 इज, इसको थोड़ा सा साइड लिखेंगे। L1 इज, मैं इसको लिख लेता हूं, like L1 is line and points A and B are lie on the L1 line. Okay, let L2 has, like हमने A और B लिख लिया तो C पॉइंट लिखेंगे 0, 8/3 and D पॉइंट -4, 0। ठीक है, बहुत आसान है, ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जब आप इतना ही काम करेंगे इसमें कितनी मार्किंग मिलेगी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, बट उससे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनेगा एक्स एंड वाई एक्सेस पे, आपको पता है इसको एक्स से डिनोट करेंगे और इसको वाई से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो आप इसको कोशिश करेंगे कि आप एक साइड पे रखेंगे कॉपी पे। अब इसमें हमने सबसे पहले 0, 3/2 मीन्स 1.5। तो 0 हमारे पास एक्स एक्सेस में कहीं मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज 0। तो ऑर्डिनेट पार्ट यानी 3/2 यानी ये 1 है और ये 2 पार्ट है, तो ये एग्जैक्टली हाफ है। तो ये पॉइंट रहेगा हमारा ए पॉइंट। इसको मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा। लेट सपोज ए से ए वैल्यू लिख ली मैंने। उसके बाद हमारा बी पॉइंट है 3,0। 3,0 हमारे पास कहाँ आएगा, 1, 2 एंड 3। तो ये पार्ट हमारा रहेगा 3,0। इसको मैंने मेंशन किया बी पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और रेड लाइन का मैंने यूज किया है L1 लाइन के लिए, तो इसको L1 लाइन मेंशन कर दिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले केस में। 0, 8/3 विच इज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ 2.66। तो 2.66 अगर हमारे पास बात करते हैं 2.66, तो ये 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका था, तो 3 पार्ट ये है। 2.66 यहां कहीं पर आएगी वैल्यू, तो मैं इसको डिफरेंट कलर ब्लू कलर से मैं इसको मेंशन कर देता हूं।
दिस इज पॉइंट नंबर सी, ओके। और डी पॉइंट है -4,0, एक्सरसाइज माइनस, तो माइनस पार्ट हमारा यहां आएगा 1 2 3 4, 4 पार्ट यहां रहेगा, और इस केस में हमारे पास 4,0, 4, दिस इज डी वैल्यू। अगर मैं इस लाइन को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया तो आप देखेंगे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये कुछ रहेगा। अब ये एग्जैक्टली तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बट हाँ देखते हैं कि क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। तो इसको सेपरेटली आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे मेथड नहीं पूछी है, बस आप इतना ही लिखें, लेकिन इस पॉइंट को भी आप डिनोट करेंगे कि इसके क्या सॉल्यूशंस है। तो आप इसको एज अ रफ वर्क भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। ठीक, अब इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे, ट्वाइस कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट लाइक 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 14 एंड y वैल्यू इज 2 पॉजिटिव 2 एंड x वैल्यू इज, आप x की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख लेंगे, पॉजिटिव 2 है, 4 है, तो ये -1। तो आप ये देख रहे हैं कि आप ये चीज आपको लिखना है, ये ऑप्शनल है, ये आप वैसे रफ वर्क में यूज कीजिएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूज किया है। तो अब आप डायरेक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दीज आर -1,2, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 आ गई। तो यही सॉल्यूशन है हमारे पास। अब आप कहेंगे कि इसमें हमें कितनी मार्किंग मिलेगी, देखिए ये है ओवरऑल हमारे पास कितना, ये हमारे पास पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को आप मेंशन कर रहे हैं और ये बात लिख रहे हैं, तो यहां तक आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यहां तक आपको सबसे पहले, क्योंकि ये दो लीनियर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको 2 मार्क्स और इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ इनके प्रेजेंटेशन में और आपको पॉइंट्स। अब यहां पर एक पॉइंट आपने जो निकाला है, सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ग्राफिकली बात कर रखी थी, हमने ग्राफिकली करने से पहले आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। इसमें वेरीज हो सकता है, वेरी कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ 2 मार्क्स आपको दिए हैं, हो सकता है इसमें 1.5 मिल जाए और 2 मार्क्स का हमारे पास ये रहे, तो ये स्विच कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये 1.5 का भी हो सकता है, हाफ मार्क्स अगर यहां से रिड्यूस करें, हाफ मार्क्स यहां से रिड्यूस करें तो 1 मार्क्स यहां ऐड हो सकते हैं, यानी 2 मार्क्स का हमारा ग्राफ भी हो सकता है। अदरवाइज इतना तो मिलेगा, यानी 1.5 इसके लिए और 1.5 इसके लिए। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे अप्रोच करना है अगर इस टाइप का ग्राफिकली कोई क्वेश्चन आए तो। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है हमारे पास इसका सेक्शन बी है, देखिए क्या लिखा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे। तो आप इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझिए, देखिए इसमें ग्राफ बनाने की कोई बहुत नीड नहीं है, बट मैं फिर भी इसको एज अ रेफरेंस यहां पे लूंगा कि ये ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, ठीक। इसके बाद बोलते हैं वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब है सपोज ये सुबह 7 बजे चला तो बी पार्ट भी हमारा सुबह 7 बजे चला, ऐसा वो कह रहा है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शंस, ओके, सेम डायरेक्शंस एंड द डिफरेंट स्पीड, तो अगर सपोज इसकी स्पीड S1 हमने मेंशन करी और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड S2 मेंशन करी, दिस इज द फर्स्ट केस। तो इसमें 2 केसेस हमें दिए हुए हैं, दे मीट इन 9 आवर्स, तो वो 9 आवर्स में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर S1 हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो उसको चेस कर पाएगा। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, लेट सपोज let the speed of A is S1 and let the speed of B is S2, ठीक है, एंड S1 is greater than S2, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आप इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपकी छोटी सी आपको समझ बनानी पड़ेगी कि S1 is greater than S2, क्यों, क्योंकि वो चेस करेगा, ठीक है। तो केस वन रहेगा, केस वन इज सेम डायरेक्शंस, फॉर सेम डायरेक्शंस में है, केस वन है सेम डायरेक्शंस में कितना, S1 माइनस S2, S1 ऑलवेज भी ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव देगा,
क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर अपॉन इन 9 आवर्स, उसने लिखा है इन 9 आवर्स, तो 9 आवर्स लिखेंगे हम लोग, तो ये किलोमीटर पर आवर्स हो गए। और आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, अदरवाइज आपको पूरा भी लिखना तो आप लिख सकते हैं। नंबरिंग इसकी नहीं है, ये ऑलरेडी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ द केस टू हमसे बोलते हैं केस टू डिफरेंट या फिर अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शंस, आप बोलेंगे कि मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मुझे क्यों पता चला कि अपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन से दो इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, सेम वही केस है। तो अब आगे की कहानी देखिए 100% इसी पे बेस्ड होगी। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अभी अपोजिट डायरेक्शंस हो गए, टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, लेट्स सपोज सेम है A एंड दिस इज B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। अब ये इधर को आ रहे हैं S1 की स्पीड से, ये इधर को आ रहे हैं S2 की स्पीड से, ठीक है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो जल्दी ट्रेवल कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे S1 प्लस S2। ये सब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। इसमें डिस्टेंस, इसमें भी कितनी है, 180 ही है, 180 किलोमीटर है, बट इसमें उसने बोला है कि ऐसा करने से वो केवल एक ही घंटे में मिल गए, तो एक घंटे में मिल गए यानी 1 आवर। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों ही स्पीड निकालनी है, यानी S1 और S2 को निकालना है, इतना केस आपको लिखना है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए यहां पे लिखा था S1 माइनस S2, फर्स्ट इक्वेशन थी विच इज 20 एंड S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 था। अभी हमने जो सॉल्व किया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे तो 2S1 इज इक्वल टू 200 एंड S1 वैल्यू इज 100। S1 वैल्यू इज 100, put the value of S1, put the value of S1 equals to 100 in equation 1। ठीक है, आप 1 पे रख लीजिए, 2 पे रख लीजिए, जिस पे भी आपको चॉइस रहे। S1 की वैल्यू आपने 100 पुट करी, माइनस S2 इज इक्वल टू 20। नाउ S2 हमारा RHS में शिफ्ट हो गया, 20 इधर आया तो 80 आ गई। तो बेसिकली S1 यानी स्पीड ऑफ अ कार starts from point A is equals to 100 kilometer per hour, and the same thing, speed of a car starts from point B is equals to 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा तो मैंने आपसे हमेशा बोला था लास्ट वाले स्टेटमेंट्स आपके हमेशा हाफ मार्क्स के लिए फिक्स रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इस केस में इन 2 लाइनों को लिखने के लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको 1 नंबर यहां मिलेगा। अब बचे हुए 4 नंबर आपके कहां जाएंगे? बचे हुए 4 नंबर आपके पूरे ऑपरेशन में जाएंगे। ऑपरेशन मींस कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टार्टिंग का ये मार्क्स, ये आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो आपको देगा ही देगा, बट अभी मैं पूरा कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, तो ये केस 1 बनाने में आपको ऑलमोस्ट 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, केस 2 बनाने में भी आपको ऑलमोस्ट 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 मार्क्स हो गए। 1 मार्क्स मैंने आपका लास्ट फाइनल के लिए लिख दिया। इस वाली लाइन का बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, तो हाफ मार्क्स इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ऑप्शनल, ये डिपेंड ऑन मूड ऑफ द टीचर, बेसिकली उसका मूड क्या है। 1 मार्क्स हमारा यहाँ फिक्स हो चुका है और 3 मार्क्स हमारे वहां पर स्टार्टिंग में फिक्स हो गए। तो सिर्फ कैलकुलेशन, क्योंकि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और आपको देखा जाए तो केवल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, तो 1 मार्क्स आपका यहाँ रहता है।
तो 3 मार्क्स वहां फिक्स थे, चौथा मार्क्स यहाँ है और 5वां मार्क्स यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके की मार्किंग होगी, आपको इतने ही सफाई से आपको ये चीजें लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। प्रूफ करना है सबसे पहले। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पार्ट उसने हमें दे दिया, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें दूसरा एक और क्वेश्चन करना है। तो ये हो सकता है कि ये 2 मार्क्स का रखें और इस पोर्शन को हमें 3 मार्क्स का रख दें, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम सबसे पहले प्रूफ पे जाते हैं। तो ये सब मैं आगे चीजों को नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली प्रूफ पे जा रहा हूं। प्रूफ करूंगा सिर्फ और सिर्फ किससे, हमारे पास डायग्राम के थ्रू। तो सपोज मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट ड्रॉ के बाद मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन करा दिया। ठीक, और मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैंने P ले लिया और ये टेंजेबल पॉइंट्स को मैंने B ले, A और B ले। सेंटर O मैंने फिक्स किया, सेंटर O से मैंने A पॉइंट को टच किया एंड B पॉइंट को मैंने टच किया, और मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। अभी तो डायग्राम हम टोटली बना रहे हैं, तो बकाया हम लाइन यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद O और P को हमने ज्वाइन करा दिया, क्योंकि 2 मार्क्स का हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चल रहे। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहां पर। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी वैल्यूज को, इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बनाया ड्रॉ अ सर्किल विथ सेंटर O, ड्रॉ अ सर्किल विथ सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट एंड अ पॉइंट P, ब्रैकेट में आप इसको एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल टू टेंजेंट A एंड B। ठीक है, A एंड B। अब हमें तो ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमें पता है कि ये चीज इक्वल है। ठीक है, टू टेंजेंट A एंड B। ठीक, हम इसको ऐसा लेकर के चलेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ज्वाइन O और एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू हमारे पास P, OP। ठीक है, ज्वाइन OP, पहले सबसे पहले OP एंड OA एंड OB। हमने ज्वाइन करना है OP को, OA को और OB को। एंड अब हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB बिकॉज ऑफ दीज आर द रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है, और साथ ही साथ हमें ये पता है A एंड B आर टेंजेबल पॉइंट। ये टेंजेबल पॉइंट है, टेंजेबल पॉइंट है which makes an angle with center 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, मींस एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये फिक्स है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हम ये बात बोलेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड इन ट्राइंगल OBP। तो OAP और OBP में क्या रहेगा हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास ये वैल्यू है OA इज इक्वल टू OB विच इज रेडियस। ठीक है, एक पॉइंट और है जो इसमें कॉमन है, दैट इज OP इज इक्वल टू OP विच इज कॉमन। ठीक है, और अगर आप फोकस करेंगे तो ये RHS प्रॉपर्टी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मैं अब इसको नेक्स्ट एक पेज पे लेके चलता हूं। ठीक, बाय
RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आप इसको डायरेक्टली CPCT भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच मीन्स, एक नजर देख लेते हैं, विच मीन्स ओके AP इज इक्वल टू, विच मीन्स AP इज इक्वल टू BP। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश। इसमें उन्होंने एक और चीज बोली है कि इस नॉलेज का यूज करते हुए गिवन दिस डेटा इनस्क्राइब करो एक सर्किल को ABC के अंदर जो वो टच करे। ABC है, अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ABC एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, AB और C एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। इनके अंदर एक सर्किल है, थोड़ा सर्किल कंसिडर कीजिएगा। एक सर्किल मैंने बनाया। अब ABC एक ट्राइंगल है, सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। उसने बोला AB, BC और CA में RPQ रिस्पेक्टिवली। AB में है हमारे पास R, BC में हमारे पास P और इसमें हमारे पास Q, ठीक है, ये उसने लिखा है। नेक्स्ट केस है रिस्पेक्टिवली AB इक्वल टू 10, AQ इक्वल टू 7। AB इक्वल टू 10 यानी AB हमारा कंप्लीटली 10 है और AQ हमारा 7 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है CQ की वैल्यू 5 है, CQ इज 5, CQ इज 5, दिस इज 5, ओके। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है गिवन द टचिंग द एंड सेंटीमीटर दिस BC एंड CA साइड टच एंड रिस्पेक्टिवली यूजिंग अबाउट द लेंथ ऑफ BC। ये लिखा है हमसे, लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ABC में, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके ठीक है। फिर तो इजी है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने तो हम अभी ये करेंगे कि अबव हमारा जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला था कि बोथ टेंजेबल लाइंस आर इक्वल्स, तो हम लिखेंगे A, B and C, A, B and C are the external points of a circle, ठीक है। ये सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन AR is equals to AQ and BR is equals to BP and CQ is equals to CP। Why? ये सभी हमारे क्या हैं, टेंजेंट्स हैं, ऑल आर दी टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, फ्रॉम A पॉइंट, ये है टेंजेंट फ्रॉम B पॉइंट, ये भी टेंजेंट है हमारा फ्रॉम C पॉइंट, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C। तो मैं डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूं। तो मैं इस हिसाब से AR हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 7, सॉरी AQ हमारा पास 7 गिवन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं AR इक्वल टू 7, ठीक है। तो अगर AR इक्वल टू 7 है तो मुझे मालूम है AB इक्वल टू 10 और AB also is equals to AR plus what? AR plus BR equals to 10। AR की वैल्यू 7 है तो BR की वैल्यू यहां से हमारी डायरेक्टली निकल जाएगी 3। अब BR हमारे पास अगर 3 है तो ये भी हमारे पास BP भी कितना हो जाएगा 3, तो BR is equals to 3। आप मैं यहीं पे इसका यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा लाइन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम सिनेरियो हमारे पास कितना है, CQ is equals to CP is equals to 5, which means CP also 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ही यूनिट है। उसके बाद हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC is equals to BP प्लस PC या फिर CP, हम जो भी यूज करें। BC की वैल्यू is equals to BP की वैल्यू अभी हमने निकाली, BR के केस में थी, BR and BP is both are 3, तो 3 प्लस PC की वैल्यू हमारे पास 5 है which is 8 यूनिट भी देख लेते हैं, मेंशन कर रखी होगी तो हम मेंशन कर लेंगे। सब सेंटीमीटर्स में है तो वी विल यूज सेंटीमीटर हियर, तो 8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
इसमें जितनी भी चीजें हमने लिखी, हमने कोई बहुत एडिशनल लैंग्वेज नहीं लिखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट्स हमको वो सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, तो इतना केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रही बात इसकी मार्किंग की, अगेन मैंने आपसे बोला कि इसके 2 सेक्शंस हैं, तो अगर आप किसी भी सेक्शन को बड़ा रखते हैं तो उतने में ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, ऊपर वाला स्टेटमेंट एक थ्योरम है, उसको आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में ऑलमोस्ट आपको नहीं भी होगा। अगर ये दोनों इक्वल भी मैं कंसिडर करूं, 2.5 और 2.5 की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी इसमें। ठीक है, तो आपके पास 5 मार्क्स आपके पास बहुत इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन, और ये है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम यह है कि इक्वेशंस को हम कैसे ड्रॉ करें। तो पहले आप डायग्राम को ड्रॉ करना सीखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल स्टॉप तक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा या कॉमा तक। अब क्योंकि इसमें फुल स्टॉप बहुत नीचे 3rd लाइन पर है, तो हम कॉमा पे जाएंगे। कॉमा पे जाने के लिए अब बॉय हुज आई लेवल, हम सबसे पहले बॉय को कंसीडर करेंगे। यह है 1.35 मीटर का बॉय। ठीक है, या इसकी आई लेवल इतना ऊंची है। तो इसके बाद उसने बोला कि ये ग्राउंड पे खड़ा है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग अप। मूविंग बैलून कहां होगा? यहां कहीं पर बैलून होगा, और हम उसको डायरेक्टली 90 डिग्री यहां से कंसीडर करते हुए ये मानेंगे कि वो इसको देख रहा है। ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला कि उसके बैलून के सेंटर को देख रहा है या बैलून के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को, तो हम बैलून के साथ कंसीडर कर लेंगे उसे। तो अब ये इसके ठीक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये सब 1.35 को कैरी करेगा। आगे बोलते हैं the angle of the elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant is 60 डिग्री। तो ये पार्ट हमारा 60 डिग्री है, ये बात हमने लिख दी। ये 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, ये 60 डिग्री आया हमारे पास। आगे आफ्टर 12 सेकेंड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब बात यह है कि ये बैलून इधर जा रहा है या इधर 30 डिग्री के लिए। आप जैसे इसको क्लोज लाएंगे तो एंगल बहुत बढ़ता जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मेरा यहाँ बैलून आ गया तो इसका एंगल एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे, हम लोग इसको करेंगे, बैलून को शिफ्ट करेंगे उधर की साइड को। तो हमने बैलून यहाँ शिफ्ट करा, और हम ये मान के चले कि बैलून बिल्कुल सेम हाइट पर ही अभी भी फ्लाई कर रहा है। तो इसके बाद ये डिस्टेंस हमने आगे को कंटिन्यू करी, यहां पर भी ये सेम डिस्टेंस रही। तो अब की बात जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये 30 डिग्री हो जाए, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री हमारा पार्ट आ गया। और ये भी हुआ कब? इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितने टाइम यूज करा है? 12 सेकेंड्स यूज करें। अभी हम केवल रेफरेंस के लिए अपना यूज करें, 12 सेकेंड्स का उसने यूज किया। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इसने, और यूज √3 की वैल्यू 1.73। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा इनको नेमिंग कर लेते हैं। नेम करने से थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। लाइक ये अगर हम पॉइंट लेते हैं ए, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये डी है, और इसको हम ई, इसको एफ, एन, जी और एच। इसे करने से क्या होगा? थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप यहां मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ग्राफ से उसको इजीली समझा रहे हैं। तो अब हम सिंपल सा यूज करेंगे, और इस केस में अगर हम लोग यूज करते हैं एफ बी की वैल्यू, सपोज मैंने एफ बी की वैल्यू लेट एफ बी इज इक्वल टू एक्स, लेट एफ बी इक्वल टू एक्स। ओके, एंड एफ ई इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको वाई मेंशन कर दिया, ये एक्स पार्ट है और ये वाई पार्ट है। ठीक है, और इसको मैं एच पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट को, तो ये भी एच हो जाएगा। सो एंड अब ये सब लेट पे ही चल रहा है, एंड हमारे पास है जी एफ इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू स्मॉल एच। अब ये सभी चीज एक्चुअली हम लोग मीटर में किसी में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये मीटर है, तो हम सबको मीटर सेम यूनिट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये सब मीटर में मीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, हम कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे होंगे? अब हम ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल विच वन? दिस वन ट्राइंगल जी एफ बी, इन ट्राइंगल जी एफ बी। इस केस में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और हमें जो चाहिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो हम यूज करेंगे tan 60
tan 60, परपेंडिकुलर इज h in this case और बेस इज x, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज x। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 x इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन 1, हमने ये मेंशन कर दिया। अब इसी के पैरेलल हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे, इन ट्राइंगल बट पूरा का पूरा हमारे पास है h से, HBE। तो इस केस में जब हम tan 30 का यूज करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू अगेन h अपॉन x प्लस वाई। इस केस में x ये है और y ये है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। h की वैल्यू आप √3x लिखेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर के 3x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x एंड वहां शिफ्ट हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू y। तो y की बेसिकली वैल्यू हमारे पास 2x आ गई, y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई कितनी आ गई, 2x आ गई। तो अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। हमसे उसने पूछा है द स्पीड ऑफ अ बैलून विंड, स्पीड ऑफ अ विंड इज स्पीड of the wind is, स्पीड ऑफ द विंड इज हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस बेसिकली 2x है। तो हम ये बात बोलेंगे स्पीड यानी 3, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू यहां लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास 2x डिवाइड बाय टाइम है 12 सेकेंड्स। तो ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे और पूरा ऐसे काटिएगा मत क्योंकि ऐसा नहीं यूज करते हम लोग। 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, 6 into 3 इज 18। तो 18 बेसिकली 18 इज इक्वल टू x, या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 18 मीटर। तो x इक्वल टू 18 मीटर हमको मिल गया है, ठीक है। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन इज 2x, दैट इज 36 मीटर। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द बलून पूछी हुई है। हमें x मिल चुका, हमने y भी निकाल दिया 2x, उसकी नीड नहीं थी बट ठीक है उसको हमने निकाल दिया। h की वैल्यू है, h हमसे चाहिए पूछा है, h नहीं पूछा है एक्चुअली, h पूरी हाइट ऑफ द बलून इज h प्लस 1.35। हम इसको लिख लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द बलून इज इक्वल टू h प्लस 1.35। 1.35 क्यों, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, h इज बिलोंग्स टू √3x, तो √3 इंटू x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 18 प्लस 1.35। तो लॉजिकली आंसर आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, बट √3 की वैल्यू उसने ऑलरेडी 1.7 के रखने के लिए उसने बोला है, तो 18 इंटू 1.73 प्लस 1.35 मीटर, ठीक है। ये सब मीटर में रहेगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी लेकर के चलते हैं, 4 5 कैरी 18 और 173 ए 54 कैरी सॉरी 54 दो और 8 5 और 3 7 1, ये वैल्यू आएगी 4 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 कैरी 1 और 3। बेसिकली इसमें हमारे पास जो पॉइंट रहेगा 2 पॉइंट और ये 1.35 विच इज 32.49। तो आप इसको लिखेंगे 32.49 मीटर अप्रोक्स लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है। अप्रोक्स लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत नियर बाय डेटा है। उसने हमें √3 की वैल्यू 1.73 लिखी है, लेकिन आपको भी पता है कि ये टर्मिनेटेड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग इनकी मार्किंग पर, इस पे हमें कहां पे गए और कितनी मार्किंग रहेगी
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट में सिर्फ आपको ये लाइन लिखनी है, लेकिन इस केस में हमको थोड़ा सा कैलकुलेट भी करना था, तो इसमें आपको 1 मार्क्स ऑलमोस्ट मिलेगा, 100% आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और इससे पहले जो हमने ये जो वैल्यूज निकाल रखी हैं, इसको मैं थोड़ा पहले लेके चलता हूं। इसमें जो वैल्यूज और हमें ग्राफ का एडिशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि इस केस में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ये बताता है कि आपको कौन सी वैल्यूज को कहां पे प्लॉट करना है। तो अगर ये आपको बताते हैं या आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, इसका एडिशनल मार्क्स मिलेगा, कहने का मतलब है कि इससे इंप्रेशन आएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने जो भी ये चीजें सब लिखी हुई हैं, इनका आपको मार्क्स तो मिलना ही है। तो मैं ये फर्स्ट वाले केस में इतने के लिए, इसके लिए 2 मार्क्स फिक्स हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, और लास्ट इस वाले केस के लिए भी हमारे पास 2 मार्क्स फिक्स हैं। ये चेंज हो सकता है, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एडिशनल मिल सकता है, यानी इनमें से ही बार्गेनिंग करके आपको दिया जाएगा। अगर आप रखेंगे तो आप इसका हाफ मार्क्स कैरी कर सकते हैं, तो ये हाफ मार्क्स कहीं से भी कैंसिल हो सकता है, सपोज यहां से हाफ मार्क्स कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पार्ट छोटा सा है यहाँ, लेकिन कैलकुलेटिव है, और यहाँ पर एक्चुअली आपका यूज भी हो रहा है टिक्नोमेट्री का, तो वो जानते हैं कि आपको टिक्नोमेट्री करनी आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज पे। लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, आई होप कि शायद इसके बाद देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन एंड मीडियन, मीन निकालने की कोशिश करनी है। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों चीजें दे रखी है, मीन और मीडियन। सपोज इसके लिए आपको सबसे पहले अगर मैं इसकी सिर्फ टेबल ड्रॉ कर सकता हूं तो मेरे 100% है, क्योंकि 2 है, एक एक नंबर मेरे टेबल को फिक्स हो जाएंगे, नहीं 2 मार्क्स आपके सिर्फ टेबल पे बेस्ड होंगे। आप एक कॉमन सी टेबल बना लीजिए, उसी से आपके आंसर आ जाएंगे। सपोज मैंने एक कॉमन सी टेबल बनाने का मीनिंग क्या है कि मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्लास, ठीक। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसीज बनाई शॉर्ट फॉर्म में, फ्रीक्वेंसीज। देन इसके बाद मैंने, क्योंकि मीन निकालना है तो क्लास का क्लास मार्क्स यूज होगा, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, तो क्लास मार्क, तो मैं क्लास मार्क, अच्छा क्लास मार्क को मैं डायरेक्टली xi से डिनोट कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम यूज होगा, ठीक। और क्योंकि मुझे मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए fi xi भी डायरेक्टली कर सकता हूं, लेकिन xi मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट के साथ fi मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एज्यूम मीन के थ्रू यूज करने की कोशिश करूंगा, यानी मैं इसमें di निकालूंगा, और di क्या होगा, xi माइनस a। अब a क्या होगा, मेरा एज्यूम होगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी fi xi की, मैं fi xi का यूज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे di यूज कर रखा है, हो सकता है यहाँ पे ui की भी जरूरत पड़े, इनमें डेविएशन का भी यूज कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, हम इसको डेविएशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर इसको ui लिख लेता हूं, ui इज इक्वल टू क्या होता है, di अपॉन h। व्हाट इज h, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए। लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगा fi ui, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज cf। क्यों cf, मैं एक ही टेबल में इसको बना रहा हूं, दो टेबल बनाने की कोई नीड नहीं है, एक ही टेबल में हमने सब कुछ बना दिया। इसमें हमारा मीडियन भी हमको कैलकुलेट करना है, तो अब मैं इसकी वैल्यूज को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लास है हमारे पास कितना, फ्रॉम 85 टू 90, ठीक। इसको थोड़ा सा एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। देन 90 टू 95, देन 95 टू 100, देन 100 टू 105, ये शायद थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, 100 टू 105, देन 105 टू 110, एक और है 110, एंड द लास्ट इज 110 टू 115, ठीक है। ये हमारा क्लासेस, क्लास हमारे पास आ गया। फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या है, 15 है, फिर देन 22 है, देन 20 है, देन 18, अगेन 20, एंड द लास्ट वन इज 25, ये 25, ठीक है। उसके बाद xi निकालेंगे, xi इनके ठीक मिडिल वैल्यूज कितनी आएगी, 87.5। आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 85 प्लस 90 विच इज 175, 175 का जस्ट हाफ होगा 87.5। सेम केस इसमें कितना आ जाएगा, 92.5, इसमें कितना आएगा 97.5, इसमें कितना आएगा 102.5,
इसमें कितना आएगा 107.5 एंड द लास्ट वन इज 112.5। ठीक है, एक्स आई क्यों निकालते हैं? एक्स आई इसलिए निकालते हैं क्योंकि क्लास में हमें पता नहीं चलता कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सा वाले डेटा को रख रही है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल्कुल मिडिल मोस्ट को लेगी, तो हमने इसको 87.5 पे कंसीडर कर लिया। नाउ डी आई क्या हुआ इसमें एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम मैं किसको करूंगा मैं एज्यूम, आप खुद सोचिए, मैं एज्यूम किसको करूं? इसमें से मैं किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं, पर ऐसी वैल्यूज को लेना चाहिए थोड़ी सी बड़ी सी और वो बीच बीच में हो। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सी और बीच बीच वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 102.5, ये सबसे बड़ी वैल्यूज है, तो हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे एज अ एज्यूम। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस, यानी 87 माइनस 87.5 माइनस 102.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। 87 से मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है 102 तक, तो वैल्यू हमारी 13 और 15, नेगेटिव का 15 वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7, 3 और 15 की वैल्यू, नेगेटिव की 15 वैल्यू हमारे पास आ गई। इस केस में 92 से करेंगे तो माइनस का 10 वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, 7 इसमें माइनस का 5 आ गई, तो आप देखिए 5 के मल्टीपल्स में चल रही है, ये तो 0 हो गई, ये +5 रहेगा हमारे पास और ये प्लस का 10 रह जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। यूआई जब हम निकालेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई करना मुझे ऐसा लगता है वैसे तो इजी है, बट ठीक है हमने स्टेप डेविएशन का यूज करा था, हम उसी का यूज करेंगे। यूआई की वैल्यू आ जाएगी डी आई अपॉन एच। व्हाट इज एच? एच इनके बीच का डिफरेंसेस है, तो यहाँ सब जगह 5 है, तो -3, देन -2, देन -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। ठीक है, अब यूआई भी आ गया एफ आई, अब एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी 15 माइनस 3 इज 45, अगेन 22 माइनस दिस इज -44, then 20 minus -20, again 0, the last one is 20 into 1 is 20, positive 20, वो 18 वाला पार्ट 0 हो गया, 25 into 2 is 50। ठीक है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 15, 15 plus 22 is 37। ठीक है, ये 37 हो गया इन दोनों का सम। अब इसके बाद फिर जिससे जब मैं इसको ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 के बाद 18 और ऐड कराएंगे, पहले हम 20 करते हैं, 60, 77, उसमें से 2 माइनस करेंगे, 75, 75 प्लस 20 दैट इज 95, 95 प्लस 25 इज 5 देंगे तो 120 हमारे पास आ गया। तो CF इज हमारा 120, तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है दिस इज आल्सो 120। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा FI से भी डिनोट करते हैं, कुछ जगहों पर इसको कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, इसकी नीड पड़ेगी हमें। अब क्योंकि हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए हमारे पास FI/UI का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने FI/UI ही निकाला है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 50 बचा था, 45 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 5 रहेगा। 44 में से अगर मैं इसको +5 करता हूं तो विच इज अराउंड -39, -39 हमारे पास ये आंसर रहेगा। ठीक है, और ये हमारा रहेगा सिग्मा FI/UI। तो अब ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कैरी कर लिया है, अब हम नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, हमने स्टेप डेविएशन का यूज करा है। मीन इज इक्वल टू हमारे पास सबसे पहले एज्यूम फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इनटू एच पार्ट रहेगा। ए हमने जो एज्यूम करा था, 102.5, मैं इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, 102.5 हमने एज्यूम करा हुआ है, देन प्लस सिग्मा FI/UI का जो टोटल सम आया है, सिग्मा FI/UI का सम आया -39 हमारे पास आ रहेगा, -39 डिवाइड बाय सिग्मा FI अभी हमारे पास 120 आया था। ठीक है, हमने अभी CF के थ्रू भी हमने कैलकुलेट करा, H की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 से हम 120 को कैंसिल करेंगे 24 टाइम्स, तो विच इज अराउंड, मैं इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं, 102.5 माइनस 39/24। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं 3 से ये सिंप्लीफाई होगा 13/8, तो 13/8 इसको लिखेंगे तो 102.5 माइनस 13/8, 8 से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 13 को इजीली, 1 टाइम अराउंड ये बैठेगा हमारे पास 102.5 माइनस 1 समथिंग, यानी इसके बाद 1 रहा तो 5 वैल्यू, और फिर 8 7 40, 8 7 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 1.6 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम लोग, तो अप्रोक्सीमेट लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10
से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 के अराउंड और 100.9 अप्रोक्सीमेट। याद रखिएगा, आपने अगर बीच में कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी भी छोड़ी है तो आप उसको अप्रोक्सीमेट डेटा पे रखिए, डेफिनेटली इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 100.9 के नियर बाय जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट मीडियन के केस को कैलकुलेट करने के लिए। मीडियन हमारे पास वैल्यू देगा, मीडियन की वैल्यू होती है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H, ये H पार्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक, और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं यहां पर। अब चलते हैं, हमें इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर रखते हैं स्पेस के लिए। अभी ठीक है, हमारे पास मीडियन क्लास को हमें देखना पड़ेगा, कौन सी हमारी मीडियन क्लास है। टोटल हमारा CF है 120, n/2 इज 60। 60 हमारे पास कौन सी क्लास में आएगा, 60 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 60 हमारे पास आएगा 75 वाली क्लास में, यानी यहां पर हमारे पास 60 रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कवर करता हूं, ये हमारी मीडियन क्लास रहेगी, ये हमारी मीडियन क्लास है। इसके लिए CF जो हमारा 57 रहेगा और इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमारी जो रहेगी 18 और इसकी लोअर लिमिट रहेगी हमारी 10। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने यूज किया। तो लोअर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 10, 100 सॉरी, लोअर लिमिट इज 100 प्लस n/2 इज 60, 120 टोटल था, 60 माइनस CF अभी मैंने आपसे बोला 57 है और फ्रीक्वेंसी हमारी 18 थी। ठीक है, रिचेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास CF है हमारा 57 एंड फ्रीक्वेंसी हमारी 18 और लोअर लिमिट है 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H हमारे पास 5 है, ये तो गिवन ही है, तो फिर अब सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है हमने। 100, ये 3 आया, 3 से हमारा 18 कैंसिल होगा, ऑलमोस्ट 1/6, तो ये 5/6 आ जाएगा, 5/6। अब 5/6 को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो 100 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हमारा यूज होगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 50। 6 से हम कैलकुलेट करेंगे 8 टाइम्स अप्रोक्सीमेट 8, हाँ 8 टाइम्स लगभग रहेगा, और 8 एंड 3 8.3 ऐसे, तो 100.8383 ऐसा भी आप इसको भी अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, क्योंकि 6 से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाती। इस पे भी हमने अप्रोक्स का यूज करा, ये भी अप्रोक्स यूज करा, नियर बाई है ऑलमोस्ट। ठीक है, मीन और मीडियन रहते हुए नियर बाई है, सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है कि इसकी हम मार्किंग को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास मीन और एक है हमारे पास मीडियन, तो 2.5 मार्क्स तो कैरी करता ही है। बट अगर आपने टेबल भी बनाई है तो टेबल कुछ ना कुछ तो नंबर देगी, हम तो स्टेप मार्किंग पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मार्क्स कैरी करता है। ये टेबल अगर आपने कंबाइन बनाई है तो ये 2 मार्क्स कैरी करेगी, अगर आपने मीन के लिए अलग बनाई होती, मीडियन के लिए अलग बनाई होती, तो 1 मार्क्स की तो टेबल रहती, या उसमें हो सकता है 1.5 भी मिल जाए, बट इतना हम ये टाइम भी थोड़ा हमारा बचाएगा। तो 2 मार्क्स हम टेबल को देते हैं, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 3 मार्क्स। 3 मार्क्स हमारे मीडियन को के फॉर्मूले को और मीडियन की कैलकुलेशंस के लिए, 1.5 एंड 1.5 फॉर मीडियन, मीन और मीडियन दोनों के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा सेक्शन डी पर हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे, चाहे वो इंटरनल चॉइसेस ही क्यों नहीं थी। मार्किंग के साथ हमने सीखा और कुछ स्टेप्स को भी हमने देखने की कोशिश करी। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी हमारा ज्यादा रहा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे अपने सेक्शन ई पर। सेक्शन ई केस स्टडी पे बेस है, 12 क्वेश्चन उसमें ओवरऑल हमको करने होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।